मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। इस वीडियो के अंतर्गत मैं राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीए भाग प्रथम के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। प्रथम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और द्वितीय है प्रमुख राजनीतिक विचारक। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के विषय में अपने विचार प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों को हम पढ़ते हैं। आज मैं मनु, जो हमारे प्रथम राजनीतिक विचारक थे, उनके विचारों को पढ़ेंगे। उनके विचारों को हम मनु भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक और महान स्मृतिकार थे। पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनु जो थे वो हमारे प्रथम मानव थे और हम सब जो हैं मनु की ही संतानें हैं। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि मनु एक नहीं 14 हुए थे और मनु के नाम से एक श्रृंखला चली थी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मनु जिस तरीके से आज राजा होता है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसी तरीके से 14 मनुओं की श्रृंखला बनी थी। और एक मनु का बेटा जब उसने प्रशासन को संभाला, उसने राजगद्दी को संभाला, तो उसका भी नाम मनु हुआ। और उसके बाद पुनः जब उसका बेटा राजगद्दी पे आया तो उसका भी नाम मनु हुआ। अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं हमारे पुराणों के अंतर्गत और ये भी माना जाता है कि मनु जो थे उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी है। जब हमारी सृष्टि पहले ख़त्म हुई, जब सारी जगह जलमग्न हो गया था, उस समय नाव पर बैठकर मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ही बचे थे। उन दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। इस तरीके से मनु की जो 5 संतानें थी उनके परिवार में वृद्धि होती चली गई और उन्हीं के द्वारा समस्त मानव जाति की रचना हुई, जो मानव जाति हमें अभी अपने पूरे पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है। मनु ने मनुस्मृति की रचना करी, चूँकि 14 मनु हुए थे और हम ऐसा मानते हैं कि उस समय लिखने की सुविधा नहीं थी। तो इस तरीके तो ऐसा माना जाता है कि जो सारे मनु हुए थे, 14 मनु, उन्होंने कुछ अपने विचारों को लिखा था और उन विचारों को भृग ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था। मनुस्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। इन सभी के अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित चर्चा की गई है। तो इन सभी अध्यायों को और श्लोकों को एकत्रित करके भृग ऋषि ने मनुस्मृति को संकलित किया था। जो भी मनु हुए थे उन सभी के विचारों को मनुस्मृति में लिया गया था। मनु ऐसा मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मनु के अनुसार जब चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, जो ताकतवर लोग थे वो जो निर्बल लोग थे उनको सताते थे और उनकी जो भी वो इकट्ठा करके लेके आते थे या अपने फल फूल तोड़ते थे या अपने खाने के लिए जो व्यवस्था करते थे, तो जो बलवान लोग थे वो उनसे छीन लेते थे और खा लेते थे। इस तरीके से पूरे विश्व में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इन निर्बल लोगों को बचाने के लिए स्वयं ईश्वर ने आकर राजा की रचना करी थी। इस तरीके से मनु राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात कि स्वयं ब्रह्मा ने आकर राजा की उत्पत्ति की थी। तो इसी तरीके से मनु कहते हैं कि जो राजा है, चूँकि देवता है, देवता के द्वारा उसका उत्पन्न किया गया है, देवता के द्वारा, तो राजा का जो प्रमुख कार्य है वो है प्रजा की रक्षा करना, उसका कल्याण करना। राजा को भी उसी तरीके से गुणों से युक्त होना चाहिए, यानी राजा जितेंद्रिय होना चाहिए कि अपने जितनी भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी तरीके से लोभ, मोह, माया के प्रलोभन में फंस जाए। राजा को ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, प्रत्येक तरीके के कानून का, विधाओं का और सभी तरीके के जितने भी विधाएं होती हैं, जितना भी हो सकता है राजा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विनीत होना चाहिए।
अर्थात ये है कि वो विनम्र होना चाहिए, विनम्र रहकर लोगों का सम्मान करके लोगों में प्रिय होके वो अपने शासन को चलाए। लोकप्रिय होना चाहिए। राजा तभी सफल हो सकता है कि जब वो लोकप्रिय हो, पूरी जनता उसकी बातों का सम्मान करे, उसकी बातों को माने, उसके द्वारा दिए गए कानूनों को पूरी जनता माने, व्यसन रहित। अर्थात ये है कि राजा के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, तभी प्रजा उसकी बात को मानेगी, तभी वो शक्तिशाली बन पाएगा। इस तरीके से राजा को इन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। राजाओं को विधियों का ज्ञाता भी होना चाहिए, जैसे दंड विधि कि किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाना चाहिए, इसका ज्ञान, कानून का ज्ञान राजा को होना चाहिए। तर्क विद्या, जो भी वो कर रहा है उसके पीछे उसके पास तर्क होने चाहिए कि वो उसको क्यों कर रहा है या समाज कल्याण के लिए वो सब कर रहा है, तो ये सब उसके अंदर विद्या होना चाहिए। ब्रह्म विद्या अर्थात ये कि अध्यात्म का उसको ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय और धन प्राप्ति की विद्या कि जब कोई राज्य चलाया जाता है तो धन की आवश्यकता होती है राज्य को चलाने के लिए, तो राजा किस तरीके से धन को प्राप्त करे कर के द्वारा, जिससे कि उसकी जनता भी परेशान ना हो और इस तरीके से उसको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो राजा को ये सब विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा को अपनी सत्ता में रहते हुए 8 देवताओं के गुणों का या 8 देवताओं की शक्तियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उसके अंतर्गत इन 8 गुणों का समावेश है। जब उसका व्यक्तित्व चमत्कारी होगा तभी जो जनता है उसकी बातों को मानेगी, उसकी कानूनों को मानेगी। और ये निश्चित ही कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत, राजनीति के अंतर भी जो चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इस तरीके से राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य जिस तरीके से लोगों के जीवन में और प्रकाश फैलाता है, पूरे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो फेस है, इतना तेजवान होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि उसके अंदर सूर्य जो है, उस सूर्य का समावेश है, कोई उससे आंख मिला के बात ना कर सके। जिस तरीके से हम सूर्य की तरफ नहीं देख पाते हैं, तो उस तरीके से होना चाहिए कि राजा की तरफ भी, राजा में इतना तेज होना चाहिए कि राजा की तरफ भी हर कोई आंख मिला के बात ना कर सके। चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए कि जब भी कोई निर्बल है किसी भी तरीके, या उसकी जनता जो है उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो राजा है वो हमें बचाव कर रहा है, हमें शीतलता दे रहा है, हमें तनाव रहित रख रहा है। तो ये चंद्रमा के गुणों के समान होना चाहिए। राजा को यम के समान व्यवहार करना चाहिए कि जो भी कोई अपराध करता है उसको मृत्यु दंड वो दे सके, या उसने जिस तरीके का अपराध किया है उसके अनुसार उसको सजा दे सके। तो राजा को यम के समान होना चाहिए, कुबेर के समान होना चाहिए। राजा के पास धन होना चाहिए जिससे वो अपनी पूरी प्रजा का पालन कर सके, अपने राज्य को चला सके, और जो भी आवश्यक लोक कल्याण के लिए ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। तो राजा के पास कुबेर की तरह धन होना चाहिए और वो धन बिना जनता को सताए हुए प्राप्त करे, ये भी राजा के अंतर्गत गुण होने चाहिए। इंद्र के समान, इंद्र जो है हमारा वर्षा करता है और पूरी पृथ्वी को धन्य धान्य से युक्त करता है। तो राजा को ये देखना चाहिए कि जो भी उसका राज्य है उस राज्य के अंदर उत्पत्ति हो सके, कृषि हो सके राज्य के अंतर्गत, और कृषि नहीं पूरे व्यवसाय की उत्पत्ति हो सके, हर चीज़ वहाँ पे उत्पन्न हो सके जो प्रजा के लिए जरूरी है। तो ये इंद्र के समान होना चाहिए, वरुण के समान होना चाहिए। वरुण जिस तरीके से हवा को चलाते हैं, शक्तिदायी शक्तियाँ होती हैं उनको चलाते हैं, तो वरुण के समान होना चाहिए। पवन के समान ऑक्सीजन देने वाला होना चाहिए कि इंसान को अंदर लगना चाहिए कि राजा के आने से उनके अंदर भय खत्म हो गया है और राजा उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अग्नि के समान होना चाहिए कि जिस तरीके से अग्नि जला के भस्म कर देती है, तो उसी तरीके से राजा के अंदर अग्नि के गुणों का समावेश होना चाहिए कि जो भी उसकी प्रजा है उसके अंदर जो दुर्गुण है उन सभी को वो जला के भस्म कर दे। तो इस तरीके से राजा के अंतर्गत इन 8 देवताओं की शक्तियों का समावेश होना चाहिए।